पर कैसे होंगे? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? और आखिरी कौन सा था? मैं नहीं कर पाया तो? इस टाइप के कुछ 8-10 सवाल है। हो सकता है कुछ लोग इतने लिखे हैं, जनरली यही आते हैं, है ना, जो मैंने फेस करे लाइफ में। तो देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है पता है आपको? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है। स्किल क्या होती है? कौशल जिसको सीखा जा सकता है। ठीक है? ये कोई बच्चा पैदा होके, मतलब पैदा होते ही सीख के पैदा नहीं होता। ठीक है? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा स्किल है जिसको अगर राइट मेथड से यूज करा जाए तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हो। अदरवाइज क्या होगा? अगर वो उस टाइम ज्वाइन नहीं करेगा तो बाद में ज्वाइन करेगा, बट आपके साथ ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना जब भी कभी शोरूम जाता हूँ, कुछ खरीदता हूँ, जब शॉपिंग करता हूँ, फिर कभी कभी आपको पता है भले हम कितने ही पैसे कमा लें, लेकिन कुछ कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो मॉल से बाहर होती हैं और वहाँ पे बार्गेनिंग चलती है, हमें वहाँ भी जाना पड़ता है, राइट? सो येस्टरडे आई वॉज इन चांदनी चौक। और चांदनी चौक आपको पता है एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे जब भी किसी के घर में शादी होती है तो वहाँ पे जरूर सामान लेने जाता है। क्योंकि जो सामान मार्केट में 1 लाख रुपए का मिल रहा है वो वहाँ पे 30 से 35 हजार का मिल जाता है, और ये सच है। और भले ही मैं 8-9 लाख महीने के कमा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि 1 रुपए की टॉफी 10 रुपए में ले लूंगा सिर्फ इसलिए कि मैं वहाँ पे नहीं जाता। ऐसा नहीं है भाई। हम खुद जमीन शूट कर रहा है, मैं चांदनी चौक नहीं जाऊंगा। मैंने वहीं पे जॉब करी, वहीं पे काम करा है। तुम सभी लोगों के लिए वीडियो बना के लाया हूं मैं। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था सर आप सच में चांदनी चौक में काम करते थे। मैं उसी दुकान पर गया। वो बात अलग है कि आज वहां पे कपड़े बिकते हैं, है ना। और जो बराबर वाले लोग थे मैं उन लोगों से भी मिलकर आया। तो मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, मैंने कल ही बनाई वीडियो वो। एक मिनट, से मेरे सफर की शुरुआत, ये देखो। सो हेलो एवरीवन, वैसे रहमान दिस साइड। टुडे आई एम इन चांदनी चौक। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, उसका कोई खास रीजन है, क्योंकि जहाँ से मेरे सफर की शुरुआत हुई थी, आज से लगभग लगभग 8 2024 है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज से लगभग लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ शॉप के अंदर काम करा करता था। आज इस शॉप का नाम चेंज हो गया है। पहले ही इसका नाम यूनिक ट्रेडर्स हुआ करता था। ये आज एक कपड़ों की दुकान है। एक टाइम पे जूते चप्पल की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे मैं काम करा करता था। मुझे दिन के 100 रुपए मिलते थे, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो रहा है यहाँ पे आकर। थैंक यू सो मच। यूनिक ट्रेडर्स के नाम से दुकान थी वो। वहां मैं काम करता था। तो सरदार जी थे बराबर में, एक मैं उनसे मिला तो कहने लगे यार तू देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा मैं वही लड़का हूँ। याद है स्कूल से आता था भागा हुआ यूनिफॉर्म पहन के, और ऊपर जाता था और जल्दी से कपड़े पहन के नीचे आता था। बोले हाँ। फिर जाके सब्जी लेके आता था। बोले हाँ। फिर सब खाना खाते थे। बोले हाँ तेरा वेट कर, तू खाना लेके आता था। फिर हम काम करते थे। मेरी पार्ट टाइम की जॉब थी वो, दोपहर के 2:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये पार्ट टाइम था मेरा। और दिन के 100 रुपए मिलते थे। अब आप सोच के देखो, है ना। तो चांदनी चौक में मैं गया, तो वहां पे एक लेडी है, और उनके हस्बैंड भी होते हैं वहाँ पे, उनका बेटा भी होता है। बहुत रिच फैमिलीज है वहाँ पे, ज्यादातर लोग जो शॉप है वो अमीर अमीर बहुत अमीर लोग हैं। तो वो लेडी ना बात बहुत अच्छे से करती हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार हम ना उन्हीं की शॉप पे जाएंगे। और टचवुड मेरी थोड़ी सी मेमोरी शार्प है, तो मैं अगर कहीं जाता हूँ ना एक बार तो मुझे याद हो जाता है, कितनी पतली गलियां हूँ मुझे याद हो जाती है। तो मैं इसको सीधा उसी शॉप पे ले गया। ये हैरान हो गई, अरे तुम सीधा शॉप पे लेकर आ गए। मैंने कहा वो छोड़, ये रही तेरी शॉप, ये रही आंटी, इन सच्चे से बात कर ले। और वो आंटी पता है कैसे बात करती है मैं आपको बताऊं? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज मैं सिखाने वाला हूँ, उस दिन उनका चेहरा याद आ गया। उनकी चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, और हमेशा कूल रहती हैं। हाँ कोई बात नहीं, हाँ ऐसा कर लो, हाँ वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वाइफ कह रही थोड़े पैसे कम कर लो, हो जाएंगे। अरे पैसों का क्या लेना देना, कर ले 100-200, त्योहार चल रहा है, बढ़ के भी दे सकती है। मतलब ऐसे करके हंसी मजाक। ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिला, बट हम खुशी खुशी पैसे देकर आए। क्यों? बहुत अच्छे से अटेंड करना है। जब एक पर्सन जा रहा है तो हाँ हाँ बेटा मिलते हैं, है ना, चलो ओके, और घर में सब बढ़िया। मतलब एक रिलेशन बिल्डिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले अगर हम रिलेशन बिल्डिंग शुरुआत कर दें, जो कि आप कर ही देते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक एक्स्ट्रा लाइन तो लिखनी होगी। जब कभी किसी से आपने इन्विटेशन पे बात करी, आपने किसी पर्सन से बात करी, तो अगर उसने कुछ बोला, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर वो कोई पढ़ाई कर रहा है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, लिख लो उसको। एक रेड पेन लो अलग से, नीले और काले के साथ, और लिख लो। जब अगली बार बात शुरू करोगे, बात वहीं से शुरू करना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। सामने वाले को अच्छा फील होना चाहिए आपके साथ। अगर उसे अच्छा फील हो रहा है ना, ज्यादा स्किल स्किल भी मारने नहीं पड़ते। आप बस यही बोलते हो ना भाई ज्वाइन कर ले यार, तो वो ज्वाइन कर लेता है। क्लियर है? तो रिलेशन बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन दिस इज नॉट माई टॉपिक। माई टॉपिक इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन मैं आपको दो चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज को ना हमेशा सीक्वेंस वाइज करा है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ। सीक्वेंस वाइज चलोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दाल में चावल मिलाओगे तो बिरयानी तो बननी नहीं। तो यहाँ की जो रेसिपी है वो दूसरी है, राइट। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है जिसे कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छे से करा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपके पास ज्यादा स्किल्स भी नहीं है बट आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया। देखो पता है दुनिया में ना 3 टाइप के इंसान होते हैं जो मैंने देखे हैं। पहला इंसान वो होता है जिसके पास ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, नॉलेज थोड़ी कम भी होती है तो चलती है ना, एक ये पर्सन होता है। दूसरा पर्सन होता है उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, बट ना तो उसने कभी उसे अप्लाई करा होता है, इसलिए ना उसको कभी कॉन्फिडेंस, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको। ये होती है दूसरी कैटेगरी। ठीक है? और एक होती है तीसरी कैटेगरी, इसके पास कॉन्फिडेंस भी होता है और नॉलेज भी होती है। ठीक है? इस तीसरे वाले को हम साइड कर देंगे। इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। पहले वाले पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है, नॉलेज कम है। दूसरे वाले पे नॉलेज ज्यादा है, कॉन्फिडेंस कम है। क्या लगता है कौन जीतेगा? जिसके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत जरूरी है। अगर
सामने वाला पर्सन कॉल पे है तो अलग बात है, अगर वो वीडियो कॉल पे है या आपके सामने है तो आपका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और पता है लोग कहते हैं ना ज्यादा सुनो कम बोलो, इसका मतलब सिंपल सा ये है, आज मैं आपको डिकोड कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कुछ लोगों के मन में क्या आता है, सर ज्यादा वो ही बोलेगा तो वही बोल के मना करके चला भी जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? ज्यादा बोलने का मतलब ये था जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने इसको डिकोड करा है। आप कम बोलो इसका मतलब ये है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सवाल लंबा होता है या आंसर लंबा होता है? अगर सवाल लंबा होता तो क्वेश्चन पेपर कम से कम 15-20 पेज का होना चाहिए था जब एग्जाम में आता था। कितने पेज का होता था? सिंगल पेज या फिर 2 पेज, मुश्किल से 2 पेज। सीबीएसई की बुकलेट की बात नहीं कर रहा, वो इंग्लिश हिंदी करके इतनी मोटी बुकलेट बनती थी। वरना नॉर्मल पेपर की बात करो, कितने कितने पेज का होता था? 1 2 3 बस। और आंसर शीट कितनी लिखनी पड़ती थी हमें? तो आंसर हमेशा लंबा होता है और क्वेश्चन हमेशा छोटा होता है। तो इसीलिए मैंने इसको डिकोड करा अपनी लैंग्वेज में। 80-20 रूल के अंदर ये समझाया जा रहा है, कवि हमें ये, शायर हमें ये समझाना चाह रहा है, व्याख्या इसकी ये है कि आप अगर सवाल पूछोगे तो आपका पार्ट छोटा होगा, और राइट क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर भी सामने से अच्छा खासा बड़ा, लंबा और राइट ही आएगा। समझ गए? तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम 20% टॉकिंग करेंगे और सामने वाला 80% टॉकिंग करेगा। समझ में आई बात? लिख लो इस चीज को। मैं ना हमेशा कंफ्यूज हो जाता था, मैं नया नया था ना फॉरएवर में, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था। सामने वाले को बोलने दो, मैंने कहा अगर मैं कम बोलूंगा तो मैंने तो ये देखा है बहस के अंदर, जो बंदा कम बोल रहा था उसको दबा दिया जाता है। और यहाँ मुझे करनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अबे मैं जीतूंगा कैसे? वो ही मुझे समझा के मना करके चला भी जाएगा। वो कह रहे हैं कूल रहो सर, वो जोर से बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, वो चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सवाल पूछना होता है। कभी आपकी कोई बहस हो रही हो ना, और आपको उस सामने वाले की वॉइस बहुत तेज हो, उसे शांत करना हो, या फिर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट करना हो, उसके लिए जब वो बहुत जोर से बोल के चुप हो ना, तो बहुत धीरे से और उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देना। उसको शांत होना पड़ेगा आपको सुनने के लिए, क्या बोल रहा है भाई। ये भी एक ट्रिक है ना? बहुत सारी किताबें होती हैं, वहां पे लिखी होती हैं चीजें। एक किताब है द पावर, सुनिए, द 48 लॉज ऑफ पावर, सुनिए, पढ़ा है? 2 वर्जन है उसके, एक है मोटा वाला वर्जन जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है बड़ा, और दूसरा है छोटा वाला वर्जन, पतला वाला। मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, वरना ऑफिस से दिखाता आपको। एक छोटा वाला वर्जन है 48 लॉज ऑफ पावर। सारे के सारे लॉ सबके लिए काम नहीं करते, लेकिन अगर आप 48 के 48 लॉ पतले वाली किताब में पढ़ने बैठोगे, तो जो लॉ आपके आपको काम के लगे उसको कॉपी पे नंबर लिख देना उस लॉ का, ताकि आपको कभी भी किताब दोबारा पढ़नी हो तो आप बना के देख लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई, या फिर माइंड की साइकोलॉजी हो गई, काफी हद तक चीजें उस पर लिखी हुई है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको और चीजों का क्या ध्यान रखना है, अब सुनो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मान लो एक डिश है मान लो, है ना, और उसे हमें खाना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हमें खाना है, एक खाना है, हमें उसे खाना है। तो उसको खाने के लिए हमें कटलरी में क्या क्या चाहिए होगा? पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस। ठीक है, लिख लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यूज करनी है तो उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बुलेट पॉइंट्स का। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस। नंबर 2 इज क्या था नंबर 2? चलो लिखो, पहले कॉन्फिडेंस लिखो। नंबर 1 पॉइंट इज कॉन्फिडेंस, एंड नंबर 2 पॉइंट इज, एक फॉर्मूला होता है फील फेल्ट फाउंड। काफी लोग उसको सुन सुन के ना पक चुके हैं, बोर हो गए हैं, लेकिन कभी कभी इतना पक चुके हैं या इतना बोर हो चुके हैं कि इसको यूज करना भी भूल गए। यूज करना ही भूल गए। मैंने कई बार अपने अपने ऑफिस में भी देखा है, सामने वाला ऑब्जेक्शन मार रहा है, तो पॉइंट क्या कायदे से करना क्या था? फील फेल्ट फाउंड लगाना था कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था। उसके बाद जब मैंने देखा कि जरूरी नहीं है दूसरे का जो किसी चीज को लेकर एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मेरा भी रहेगा। किसी किसी को पानी से डर लगता है, लेकिन वो घर में नहाता है, लेकिन स्विमिंग पूल में नहीं जाता है। तो अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको किसकी सुननी पड़ेगी? 2 लोग बैठे हैं स्विमिंग पूल के पास, एक को स्विमिंग आती है, दूसरे को नहीं आती, आप किससे पूछोगे? बोले जिसको आती है। तो फिर रियल लाइफ में आप उल्टा क्यों करते हो? यही तो होता है, इंसान ये तो बेवकूफी करता है। एक बच्चे के फादर मुझसे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हमें पता है इस बिजनेस के बारे में, कुछ नहीं होता इस बिजनेस से। मैंने कहा अंकल विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आपने कभी बिजनेस, ये बिजनेस छोड़िए, कभी बिजनेस करा है आपने? बोले नहीं करा है। मैंने कहा ठीक है। बोले मतलब? मैंने कहा जर्मन आती है आपको? बोले नहीं आती। मैंने क्यों नहीं आती आपको? आनी चाहिए थी। बोले ये क्या बात होती है? मैंने कहा नहीं आनी चाहिए थी आपको जर्मन अंकल, जर्मन नहीं आती आपको। अब आपके बेटे को सीखनी है, कौन सिखाएगा? बोले जिसको आती होगी सिखा देगा। मैंने कहा एग्जैक्टली। मैंने कहा प्लीज गलत मत समझिएगा मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, मैं ना सीधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। बिजनेस आपने कभी करा है? बोले नहीं। कभी सीखा है? बोले नहीं। आपके बेटे को सीखना है? बोले हाँ। आप सिखा सकते हो? बोले नहीं। मैंने थैंक यू सो मच। जर्मन आपको नहीं आती, ना मुझे आती, ना तो मैं सिखा सकता हूँ ना आप सिखा सकते हो। मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे हूँ अंकल, और मैं सच में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। मतलब अंकल मैं इतना अच्छा पैसा कमा रहा हूँ कि आईआईटीएन का पैकेज भी नहीं होगा इतना पूरे साल का, जितना मुझे 3 महीने में 4 महीने में आता है। चलो अंकल मेरी बात छोड़ो, मेरी टीम में बच्चे इतना कमाते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है। बोले ठीक है। मैंने कहा अपनी हवा बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने कहा अंकल मैं को समझाना चाह रहा हूँ आपको, हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए पैसा आ रहा है। आप इसको इसके दम पे अकेला सोच रहे हो, इसके नीचे टीम काम करेगी अंकल तो पैसा आएगा। गाइस देखो पता है, पैसा कमाने का ना एक फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू आर इंटू टी।
अब जो साइंस का स्टूडेंट बैठा है वो पता है क्या बोलेगा, सर ये तो करंट का फॉर्मूला है। हाँ ये करंट का फॉर्मूला है, लेकिन इनकम का फॉर्मूला भी है। क्या हुआ? करंट को आई से डिनोट करते हैं ना साइंस में। आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ये होता है करंट का फॉर्मूला। लेकिन इनकम का फॉर्मूला भी यही होता है, इनकम इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। रेट, कुछ गरीब इंसान हमेशा रेट बढ़ाने की कोशिश करता है कि मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूं ना और मैं 200 रुपए की पर्ची काटता हूँ, मुझे अपनी इनकम डबल करनी है, मैं पर्ची 400 रुपए की कर देता हूँ। एक डॉक्टर की लिमिट है, एक दिन के अंदर मेरे अकॉर्डिंग दोनों भाई साहब की टाइमिंग होती है 10 से लेकर 2। फिर नखरे करने के बाद शाम को आएंगे 5 बजे और 8 बजे फिर भाग जाएंगे क्लिनिक बंद करके, है ना। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई डॉक्टर ऑफेंड मत होना, यही टाइमिंग होती है, मेरे मामा भी डॉक्टर है। मैं सिर्फ थोड़ा सा फनी वे में बोल रहा था। जो डॉक्टर की ऑफिशियल टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता वो एक दिन में 40 से ज्यादा पेशेंट देख पाएगा, अगर हद मार के पूरा बेस्ट भी दे दे अपना। एम आई राइट और रॉन्ग? 40 पेशेंट, क्योंकि सिर्फ नस पकड़ के चल भी अगला, चल भी अगला, ऐसा थोड़ी करना है। देखना होता है, बात करनी होती है, समझना होता है सामने वाले को, उसके नस पकड़नी होती है, और जो है कभी कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है पीछे ले जाके, टाइम लगता है। ठीक है, पीछे बेच के कम बॉर्डर होता है पीछे, है ना, टाइम लगता है। तो अगर डॉक्टर पर्ची बढ़ाता जाएगा तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस, पहले हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े नहीं थे, पहले छोटे हुआ करते थे, अगर सीधा अपनी ब्रांचेस ओपन कर देगा, मतलब टाइम को बढ़ा देगा, तो अगर वो पर्ची को 50 रुपए का भी कर दे तब भी सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। सही है ना? क्लियर है? तो मैंने अंकल को यही बोला, मैंने कहा अंकल ये बिजनेस इस चीज पे काम करता है। और मैंने कहा अंकल आप प्रोडक्ट महंगे हैं ये मत बोलिए, आप एक बात बताइए आपके पास कौन सा फोन है? बोले मेरे पास तो रेडमी का फोन है। मैंने कहा ये सस्ता है या महंगा है? बोले सस्ता है। मैंने कहा आईफोन, ये सस्ता है कि महंगा है? बोले महंगा है। मैंने कहा एग्जैक्टली, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, आप बिल्कुल सही है अंकल, उसकी ब्रांड वैल्यू है। वो इसलिए, मेरे पापा ना कहीं एक बात बोलते हैं, अब आप बोलो सर पापा कहाँ से आ गए, पापा मम्मा का डिवोर्स हो गया था बचपन में। इस बिजनेस से मैं बोलना सीखा ना, तो जब मैं पापा से मिलने गया तो वो भी मेरे दोस्त बन गए। तो आज मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे मेंटोर भी हैं एक तरीके से। मेरा मानना है अगर मैं उनका 10 से 20% बोलना सीख जाऊं तो शायद मैं दुनिया जीत लूंगा। मेरे पापा की ओरिजिनल हैंडलिंग बहुत तगड़ी है, मेरे पापा स्टॉक मार्केट के अंदर है 35 सालों से पिछले। साला बाद में पता लगा मुझे, मैं पहले से करोड़पति था। वो तो डिवोर्स के बाद में गरीब हो गया था। ठीक है। तो पापा मेरे एक बात बोलते हैं, बेटा ब्रांड महंगा नहीं होता, सुनना इस बात को, बड़ी अच्छी बात है मुझे हमेशा याद रही। बेटा ब्रांड महंगा नहीं होता, कीमती होता है। और उसे पहन पहन के आप भी कीमती बन जाते हो और एक दिन आप ब्रांड बन जाते हो। मेरे पापा ने एक लाइन बोली थी, मुझे मुझे याद रह गई। उसी टाइम मैं घर गया, 2020 की बात है, जो कुछ नकली कपड़े थे ना मेरे पास सारे उठा के फेंके और असली लेकर आया। मैंने कहा भले ही लाइफ स्टाइल से मैं टॉमी या फिर यूएस पोलो खरीद लूंगा, बट मैं ओरिजिनल पहनूंगा। मैं लुई फिलिप पहन लूंगा, बट मैं ओरिजिनल पहनूंगा, मैं नकली नहीं पहनूंगा। सारा नकली फेंक दिया मैंने। एक दो घड़ी भी थी मेरे पास 2020 में नकली, सब हटा दी, सब इधर उधर दे दी मैंने पकड़ो। मैंने कहा ओरिजिनल पहनूंगा चाहे सस्ता ही सही, है ना। सो लाइफ में हमेशा अगर आप एक ब्रांड बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ब्रांड बनना होता है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आप अपनी जितने अच्छे से प्रोफाइलिंग करोगे, सारी चीजें करोगे ना, अगेन आई एम सेइंग, ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे तुम्हें। बट फिर भी अगर आते हैं तो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आज पूरा क्लियर करके जाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरा क्लियर करके जाऊंगा आपको सारी चीजें। बट आपको बताता हुआ इसलिए चल रहा हूँ कि और भी कई सारे रास्ते हैं जो मैंने इस जर्नी में अपने आइडेंटिफाई करे कि अरे यार पहले अगर इन चीजों पे फोकस कर देता तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बेसिकली पता है क्या होता है, एक तरीके से बहस होती है, बट हम समझदार हैं, हमें स्किल से, तो हम बहस को एक अच्छे से कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वरना जिसको नहीं आती ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वहां बहस हो जाती है। प्रोडक्ट महंगे हैं, अरे ऐसे कैसे प्रोडक्ट महंगे हैं? नहीं भाई प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बहस हो जाती है वहां पे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहस उठाती है वहां पे, अगर नहीं आती आपको तो। इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पे पहुंचने से पहले कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये हम करते हैं, वो कहते हैं ना, पतंग उड़ाने जब मैं जाता था बचपन में तो हर 15 अगस्त पे मेरी उंगली कटती थी, और उंगली नहीं उंगलियां कटती थी मेरी। तो एक, कितने कौन सी क्लास की बात है ये, मैं 7वीं क्लास में था गाइस, मुझे बचपन से शौक है पतंग उड़ाने का, बचपन से। लेकिन पिछले 5 सालों से मैं पतंग नहीं उड़ा रहा। जब से अपनी जिम्मेदारियां फील हुई है मुझे, मैंने पैसे कमाना स्टार्ट कर, तो मुझे समझ में आया चलो कोई बात नहीं, टैनिंग हो जाती है। मजाक कर रहा हूँ। तो बचपन से जब मैं पतंग उड़ा रहा था मेरे हाथ कट जाते थे, और मेरे पास पैसे होते नहीं थे बैंडेज लाने के, तो जब हाथ कट जाते थे तो रात को मुझे घर जाके नीचे बताना पड़ता था मम्मी को, मम्मी मुझे इतनी बैंडेज लगी, बोलती थी अरे बाप रे 4-5 बैंडेज आएंगी, है ना। मम्मी का दिल मेरा बहुत बड़ा था, लेकिन पैसे उतने नहीं थे हमारे पास, तो हम इस टाइप की चीजें होती थी हमारे साथ, और ये सच है, मजाक सट के बता रहा हूँ आपको मैं। 15 अगस्त पे हर बच्चा चाहता है कि वो पतंग उड़ाते हुए ना, उसके बराबर में मुंडेरी पे चॉकलेट टॉफी वॉफी च्युइंगम सब अच्छे से रखा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं होता था, सिर्फ पानी होता था वहां पे। पानी पीता रहता था, पतंग उड़ाता रहता था। देख रहे हो, हर काम को हमेशा अच्छे से करना चाहा मैंने। और सच में माँ कसम पैसे आ गए थे ना मेरे पास, तो रात को ही 100 पतंगे लेकर आया था मैं नारायणा के अंदर। मैनेजर था मैं। रात को 100 पतंगे लेकर आया, सबके कन्ने बैठ के रात को बांधे कि जैसी पतंग कटेगी दूसरी उड़ा दूंगा। मुझे टाइम ये थोड़ी करना है, 15 अगस्त एक दिन की होती है ना। एक बच्चे की फीलिंग समझो, वो बचपन से भरा बैठा था कि अब आया पैसा साला मेरे पास। एक चरखी लेकर आया सद्दी की, सादी रोर व्हाइट वाली। एक लाया मांझे की पांडा ब्लैक वाला चाइनीज वाला नहीं, से करंट लग जाता है। मांझा लेकर आया, रात को बैठ के सारे कंने बांधे, और मम्मी कसम जैसी पतंग कटी दूसरी तुरंत उड़ा दी, और खूब लंबी लंबी उड़ाई। मैंने कहा जाए मांझा जाए सद्दी, आज मैं अपने दिल से उड़ाऊंगा पतंग, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे उस बच्चे ने एक काम और करा था 2020 में, बताओ क्या? एक काम और करा था, बैंडेज पहले ही लेकर आया, उंगली पे लगा ली,
अब कटेगी नहीं उंगली। अरे जब रात को बैंडेज लगानी है, मोनू मोनू सुन रहा है ना मेरे को, जब रात को बैंडेज लगानी है तो हाथ कटवा के क्यों लगाऊं? अरे रात को उखाड़ के फेंकूंगा उसको, और अंदर से मेरी गोरी गोरी उंगली निकलेंगी। वो हो जाती है ना, अंगूठी पहन के निकालो तो गोरी हो जाती है वहां से, ऐसे निकलेंगी मेरी उंगली एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा यार, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे माइंड में अभी आया जब राघव मेरी आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, राघव भाई। तो मैंने कहा यार राघव भाई मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों ना बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जाए। तो मैंने सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को साइड में करके एक पॉइंट ऊपर लिखा कि इनको आज मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कुछ इस तरीके से करें कि यहाँ तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। और अगर आ भी गई तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे बता के जाऊंगा, बट नौबत ही ना आए तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर सब कुछ ऐसे हो जाए तो। हेलो। हाँ सर, वो थोड़ा सा डाउट थे मेरे। अच्छा अच्छा, क्या? राघव सर लाइन पे है? हेलो। जी राघव सर। अरे वो मैं भी चेक कर रहा था, वो कृष्णा अरोड़ा सर को मुझे लिस्ट शेयर करनी है, 2CC आपके बिल हो गई। नहीं नहीं सर, हो जाएगी पक्का आज हो जाएगी, लिख दूं फिर मैं नाम? हाँ सर आज हो जाएगी, थैंक यू। अगर ऐसे हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। ये पावर है एडिफिकेशन की। ये पावर है एडिफिकेशन की। नौबत ही नहीं आती इस चीज की, बट चलो अब। लेकिन अगर आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए अब इस चीज से गुजरेंगे। पहला बुलेट पॉइंट था कॉन्फिडेंस। दूसरा पॉइंट था फील फेल्ट फाउंड। ये एक फॉर्मूला होता है, ये लगाना होता है। ये लगाना होता है। इसमें ना झूठ भी नहीं बोल, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल देना है। मान लो आप साइंस के स्टूडेंट थे, सामने वाला कॉमर्स का है। अच्छा कॉमर्स। मैं भी कॉमर्स में ही था। पता कितना मजा आता था अकाउंट्स, हाँ वो। नहीं, झूठ नहीं बोलना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, अरे हाँ वो मेरा दोस्त भी है ना, फिर मेरा कजिन, हाँ वो भी कॉमर्स में था, तो वो तो सीए की पढ़ाई कर रहा है, आप भी कर रहे हो क्या? अच्छा आप कहाँ से कर रहे हो, फिर वो जो भी कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं जब रिलेशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो सवाल पता है कैसे पूछते हैं, अपने हिसाब से। उसके हिसाब से नहीं, गलत। अपलाइन ने मुझे स्क्रिप्ट दी है, हमसे फालतू मत बोलिए। अपलाइन ने पहले बोला है कि कहाँ रहते हो, उसके बाद क्या करते हो। पुलिस वाले सुना है, पुलिस वाले अमिताभ बच्चन की मूवी देखी पुरानी, नाम? सर शुक्ला प्रसाद, काम? सर ये ऐसे नहीं करना, सिंपल। हेलो, हाँ बात हो रही है। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? राजस्थान। अच्छा राजस्थान से, अरे यार अभी हमारी ट्रिप गई थी, 3-4 महीने पहले वहीं गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप राजस्थान में कहाँ से? अच्छा जयपुर से, वाओ पिंक सिटी। फिर तो हवा बहुत चलती है वहाँ, हवा महल है। मतलब थोड़ा सी मजाक कर लिया, वट एवर। अभी मैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे ही मस्ती मजाक में कर रहा हूँ। अब उसने जो बोला, उससे रिलेटेड सवाल पूछना है। ये नहीं कि हाँ जयपुर से रहता है, अच्छा इनकम कितनी है आपकी? वो बता रहा था अभी कि जयपुर के अंदर हम यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, इनकम कितनी है आपकी? आप कहते हो ना जॉब कर रहे हो, हाँ 10,000 रुपये कमाता है। अच्छा, और कौन सी कंपनी थी? ऐसे नहीं। वो जिस हिसाब से बता रहा है, कॉन्वर्सेशन को उस तरीके से लेके चल रहा है। अगर वो अभी हवा महल पे है, तो हम भी हवा महल में हवा हवा खा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे वहां पे। कभी कभी ऑपरेशन हैंडलिंग के अंदर 4-5 मिनट थोड़े से एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन जब हो जाती है ना बढ़िया से, आपने सारी चीजें उसकी लिख ली, फिर आप अच्छे से आगे बात कर सकते हो। ठीक है ना? फील फेल्ट फाउंड। हमेशा सच वाला लगाना, झूठ वाला मत लगाना। तो मुझसे बोला एक पर्सन ने कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा साइंस का स्टूडेंट हो आप? अरे वाह वेरी गुड। मैं भी साइंस का स्टूडेंट था। आपके पास क्या थी? बोले पीसीएम भी। मैंने कहा ओ। मैंने कहा मेरे पास पीसीएम थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसको अच्छा लगा। अब मैं बोलता पीसीएम पीसीएम भी, हमें पीसीएम भी थी। बोले नहीं पीसीएम था, अच्छा हमें भी पीसीएम ही थी। समझ गए? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, राघव समझ गए ना भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मेरे पास पीसीएम थी, हाँ मेरे पास पीसीएम थी। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे पास पीसीएम भी थी, हाँ मेरे पास भी वही थी, रियल वाला। ठीक है? तो पीसीएम थी मेरे पास, उसका पीसीएम भी थी। मैंने कहा वाह यार बहुत बढ़िया। तो फिर आगे क्या सोचा आपने, इंजीनियर नहीं बने? बोले सर आप बने क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं बना। बोले क्यों? मैंने कहा मेरी चॉइस थी। बोले सर मेरी भी थी। मैंने क्यों भाई, तुझे क्या करना था? बोले लाइफ में मुझे कुछ करना था। गाइस आप लोगों को याद होगा, अमन राजपूत ने कुछ दिनों पहले एक ट्रेनिंग ली थी, जिसके अंदर वो आपको बता रहे थे माइंडसेट के बारे में, है ना? तो देखो वहां से मुझे एक पॉइंट याद आया। क्वेश्चन आर द आंसर्स नाम की किताब है, उसके अंदर ना 5 सवाल लिखे हुए हैं, वो बहुत तगड़े सवाल हैं। क्लोजिंग में, इनविटेशन में, हर जगह काम आते हैं बढ़िया से। पहला सवाल क्या था? आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप इस चीज को अचीव करने के लिए अभी क्या कर रहे हो? अगर आपको ये चीज लाइफ में नहीं मिली तो क्या होगा, है ना? और इसके अलावा जो आपने चीजें बताई, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है?